इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। पिछले वीडियो में हमने भाग 12 तक पढ़ लिया था। आज भाग 13 स्टार्ट होता है। इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, देखते हैं। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 302 में व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन आरोपित करने की संसद की क्या शक्तियाँ होगी। अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। अनुच्छेद 305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 306 निश्चित कर दिया गया है। अनुच्छेद 307 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। अब पढ़ते हैं भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अध्याय इसमें फटा दिया है, संघ और राज्यों के अधीन क्या सेवाएं होंगी। तो भारत में लोक सेवाओं में क्या होती है, असैन्य अथवा सरकारी जिसे कहते हैं, वो 3 श्रेणियों में वर्णित किया जाता है। पहला इसमें आता है अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें IAS, IPS, IFS आते हैं। दूसरा आता है केंद्रीय सेवाएं और तीसरा राज्य सेवाएं आती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों की सेवाओं से इस अर्थ में भिन्न है, जहां केंद्रीय सेवाओं के सदस्यों का संबंध केवल संघ के कार्यकलापों से होता है और राज्य की सेवाओं के सदस्यों का संबंध केवल राज्य के मामलों से, वहां अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का संबंध संघ तथा राज्यों से सम्मिलित रूप से होता है और वे बारी बारी से संघ तथा राज्यों की सरकारों की सेवा करते हैं। इससे संबंधित कुछ आर्टिकल हैं। आर्टिकल 308 में इनके निर्वाचन दिया है। अनुच्छेद 309 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत किया जाना या पद से हटाया जाना या पक्ति में अवनत किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें IAS, IPS, IFS आते हैं। अनुच्छेद 312 का क्लॉज ए कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसहज करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 313 संक्रमण काल में उपबंध और अनुच्छेद 314 निश्चित कर दिया गया। अध्याय 2 देखते हैं, लोक सेवा आयोग। बाद में लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोगों का संवैधानिक अस्तित्व है। ये स्वतंत्र तथा संवैधानिक होते हैं। इन पर लोक सेवाओं की भर्ती एवं प्रबंध के दायित्व का भार होता है। ये अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है और राज्य लोक सेवा के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इसी संबंधित कुछ आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पदावधि कितनी होगी। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पदहड़ करने के संबंध में प्रतिषेध। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य क्या होंगे। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोगों के पास कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय और अनुच्छेद 322 का क्लॉज ए लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। अब भाग 14 का क्लॉज ए जिसमें अधिकरण दिया है इसको देखते हैं। अधिकरण की व्यवस्था मूल संविधान में नहीं थी, बाद में से 14 के क्लॉज ए करके जोड़ा गया है, अपितु इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। संविधान के भाग 14 क के अंतर्गत अनुच्छेद 323 क और अनुच्छेद 323 ख में अधिकरण का प्रावधान किया गया है।
अधिकरण न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक विवादों का समाधान करते हैं। सभी न्यायालय अधिकरण के समान होते हैं, परंतु जो सभी अधिकरण होते हैं न्यायालय के समान नहीं होते हैं। सभी जो न्यायालय होते हैं अधिकरण के समान होंगे, लेकिन सभी अधिकरण न्यायालय के समान नहीं होंगे। न्यायालय को वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो अधिकरण को प्राप्त होते हैं, परंतु न्यायालय को प्राप्त सभी अधिकार अधिकरण को प्राप्त नहीं होते हैं। एल चंद्र कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के 18 मार्च 1997 के निर्णय के परिणाम स्वरूप किसी प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलें संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष की जानी अपेक्षित है। इससे पहले अपीलें सीधे किसमें होती थी? उच्चतम न्यायालय में होती थी, लेकिन अब उच्च न्यायालय में की खंडपीठ में हो सकती है। इससे संबंधित 2 आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 323 जो हमने पीछे देखा, क्लॉज ए और क्लॉज बी। क्लॉज ए में दिया है प्रशासनिक अधिकरण और क्लॉज बी में अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अब हम भाग 15 देखते हैं, जिसमें निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिया है। इसी में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया होगा, वो जिसे मुख्य निर्वाचन आयोग होते हैं। इसी आर्टिकल जो भाग 15 है, निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया होती है वो भाग 15 के अंतर्गत की जाती है। देखते हैं। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी व स्वतंत्र बहुस्तरीय निकाय है। भारतीय संविधान द्वारा इसका गठन देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से संपन्न किया गया था। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त जैसा ही दर्जा एवं हैसियत प्रदान की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्रतिनिधित्व केवल इतनी है कि वह निर्वाचन आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करता है। आयोग से यह अपेक्षा की गई है कि वह सर्वसम्मति से या बहुमत से निर्णय लेने वाले निकाय के रूप में कार्य करे। इससे संबंधित कुछ आर्टिकल है। आर्टिकल 324 से क्या होता है? स्टार्टिंग होता है हमारे निर्वाचन संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधिकरण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 325 में दिया है, अनुच्छेद 325 में धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होने और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न दिया जाना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 328 को हमने देखा। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंध मामलों में न्यायालयों को हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 329 का क्लॉज ए प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए चुनावी संबंधी विशेष प्रावधान निश्चित है। भाग 16 देख लेते हैं। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध संबंधी प्रक्रिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने समाज के प्रति विशेष कमजोर वर्गों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। इसी अनुक्रम में भारतीय संविधान के इस भाग में कुछ वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आंग्ल भारतीय समुदाय तथा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद न करने का निर्देश दिया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 15 की अथवा अनुच्छेद 29 के खंड 2 में उल्लिखित कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि पिछड़े हुए नागरिक के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 334
स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न रहना। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन। अनुच्छेद 338 क्लॉज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 का क्लॉज बी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, वर्तमान नाम जिसे कहते हैं राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां और 342 अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान करता है। हम भाग 17 देखते हैं जिसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भारत एक विविधता युक्त देश है। भारत में विभिन्न भाषाएं लोग एक साथ रहते हैं। भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उतनी किसी अन्य देश में नहीं बोली जाती है। यही कारण कि भारतीय संविधान में भाषा के बारे में व्यापक प्रावधान किया गया। इसके साथ ही राजभाषा के लिए अलग से एक उपबंध बनाया गया। मुंशी आयंगर फार्मूले के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। उल्लेखनीय कि भारत में वर्तमान में केवल 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। अध्याय इसमें फर्स्ट देखते हैं संघ की भाषा। संघ की भाषा अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषा। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 में एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अध्याय 3 आता है इसमें एचसी की भाषा यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी। अनुच्छेद 348 में दिया उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में और अधिनियमों विधेयकों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियों अधिनियमित कराने के लिए विशेष प्रक्रिया। अध्याय 4 विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350 व्यवस्था के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 का क्लॉज ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 का क्लॉज बी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। भाग 18 देखते हैं आपात उपबंध संबंधी प्रावधान जो है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जबकि वित्तीय आपात अमेरिकी संविधान से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान हमारा क्या है, जर्मनी से लिया गया है, और जो वित्तीय आपात होती है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की यह एक विशेषता है कि जब देश में आपातकाल परिवर्तन में होता है तब भारत की संघीय व्यवस्था एकीकृत शासन व्यवस्था का रूप ले लेती है, जो कि देश की एकता और अखंडता के लिए उचित ही नहीं है बल्कि आवश्यक भी है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपात की घोषणा की गई है। आर्टिकल 352 के अंतर्गत, 356 और 359 के अंतर्गत। यहाँ मिस्टेक दे दिया गया है, अनुच्छेद 352, 356, 360 होगा। जब तक राष्ट्रीय आपात का प्रयोग अब तक कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है, 1962 में, 1971 और 1975। राष्ट्रपति शासन 100 से भी अधिक बार, जबकि वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगाया गया है। इसमें सबसे अधिक दुरुपयोग राष्ट्रपति शासन का हुआ है। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा करता है।
अनुच्छेद 353 आपात घोषणा का प्रभाव कैसा रहेगा। आर्टिकल 354 जब आपात घोषणा परिवर्तन में है तब राजस्व में वितरण के संबंधी उपबंधों का लागू होना। अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य का संरक्षण करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में आपात लगाई जाती है जो उसका उपबंध है। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 में दिया है आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों के परिवर्तन का निलंबन। जो आपात लागू होता है तो आर्टिकल 19 क्या होता है 19 जो है वो निलंबित हो जाता है। आर्टिकल 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। अनुच्छेद 360 का क्लॉज ए क्या है निश्चित कर दिया है। और जो तीसरा जो आपात था वित्तीय आपात के बारे में बंद आर्टिकल 360 में दिया गया है। भाग 19 देखते हैं जिसमें प्रकीर्ण यानी विविध प्रावधान दिया है। अनुच्छेद 3 इससे संबंधित कुछ आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 361 का क्लॉज ए संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। आर्टिकल 361 बी लाभप्रद राजनैतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्भरता। अनुच्छेद 362 भारतीय राज्य के शासकों के अधिकार एवं विशेषाधिकार। अनुच्छेद 363 कुछ संधियों करारों से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 363 का क्लॉज ए देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत। अनुच्छेद 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावित करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 366 में परिभाषाएं और अनुच्छेद 367 में निर्वचन दिया है। भाग 20 जिसके अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है। भाग 20 संविधान का संशोधन। संविधान के संशोधन की अवधारणा जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। उच्चतम न्यायालय ने अपनी इस संकल्पना को कि संविधान का मूल ढांचा संरचना लक्षण या तत्व संवैधानिक संशोधन के द्वारा भी उल्टे नहीं जा सकते अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों के द्वारा पुष्ट तथा विकसित किया है। इस अनुच्छेद का प्रयोग कर अभी तक 2022 संविधान में 2022 तक 105 संशोधन किए जा चुके हैं। 2022 तक अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद को शक्ति दी गई है कि वो संविधान में संशोधन करने की शक्ति या उसकी प्रक्रिया। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। कुछ राज्यों की विशेष भौगोलिक या सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जिसका उद्देश्य इन राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना या इन राज्यों के जनजातियों के आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना या इन राज्यों के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। संविधान के इस भाग में 12 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, इसे पहले असम कहा जाता था, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक एवं गोवा है। यद्यपि मूल संविधान में राज्यों के लिए इस प्रकार के प्रावधान नहीं थे परंतु बाद में उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए इनका प्रावधानों का सृजन करना पड़ा। इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 369 में दिया है राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने के संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हो। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी संबंध उपबंध। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का क्लॉज ए नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का भी असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का क्लॉज सी मणिपुर राज्य के संबंध विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का क्लॉज डी आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का क्लॉज ई आंध्र प्रदेश राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 का क्लॉज एफ सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का क्लॉज डी मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध।
अनुच्छेद 371 का क्लॉज एच अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का क्लॉज आई गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध आएगा। अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका उन्मूलन करना। अनुच्छेद 372 क्लॉज विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दिशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 374 फेडरल न्यायालय में या सब परिषद हिज मैजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों पदाधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 का क्लॉज आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 379 प्रांतीय संसद एवं उसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान जिसको निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 380 राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 381 राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद जो है उसको भी निरस्त किया गया है। अनुच्छेद 382 प्रथम अनुसूची के भाग 1 में अंतिम राज्य विधायकों से संबंधित प्रावधान जिसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 383 प्रांतों के राज्यपालों से संबंधित प्रावधान था, यह भी निरस्त हो गया है। अनुच्छेद 384 प्रांतों के राज्यपालों से संबंधित प्रावधान था, जिसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 385 पहली अनुसूची के भाग 2 में भाग जो बी है में अंतर राज्य की विधायिका संबंधित प्रावधान था, जो कि निरस्त हो गया है। अनुच्छेद 386 पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों के लिए मंत्रिपरिषद, ये भी खत्म हो गया है। अनुच्छेद 387 कतिपय चुनाव के उद्देश्यों से जनसंख्या निर्धारण से संबंधित प्रावधान निरस्त हो गया है। अनुच्छेद 388 अंतिम संसद तथा राज्यों की अंतिम विधायिकाओं में आकस्मिक रीतियों को भरने संबंधी प्रावधान निरस्त हो गया है। अनुच्छेद 389 डोमिनियन विधायिका तथा प्रांतों एवं भारतीय राज्यों की विधायिका में लंबित विधेयकों से संबंधित प्रावधान जो कि निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 390 संबंधित संविधान लागू होने की तिथि से लेकर मार्च 1950 के 31वें दिन के बीच प्राप्त राशि तथा खर्च निरस्त हो गया है। अनुच्छेद 391 कतिपय आकस्मिकताओं में प्रथम और चौथी अनुसूची में संशोधन करने की राष्ट्रपति को शक्ति जो कि निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये बचा हुआ है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी। अनुच्छेद 393 और 394 संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान और उसके प्रारंभ की तारीख 26 जनवरी 1950 बताते हैं। स्पष्ट किया गया कि यद्यपि समुचित संविधान के प्रभावी होने की तारीख 26 जनवरी 1950 होगी, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 5, 9, 60, 324, 366, 379, 380, 388, 391, 393 संविधान के पारित होते ही 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाएंगे। प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 दिया है। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम। अनुच्छेद 394 प्रारंभ। अनुच्छेद 394 का क्लॉज ए हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ और 395 जो अनुच्छेद है और निश्चित कर दिया गया है। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। इसमें हमने आर्टिकल भाग 13 से लेकर भाग 22 तक का संपूर्ण अध्ययन किया। इसमें जितने भी आर्टिकल थे सभी आर्टिकल को हमने पढ़ा। हमने पिछले जो भी वीडियो बनाया है हमने भाग 1 से 22 तक के सभी भागों को और सभी आर्टिकल को जो इस भाग से संबंधित थे उसको हमने अच्छे से कवर किया। थैंक यू।